राधे राधे आप सभी को। हम लोग पीजीटी का पेपर देख रहे थे। 2010 तक हम लोग 47 प्रश्न देखे थे। अब उससे आगे हम लोग को देखना है 48 नंबर से। पीजीटी का पूरा पेपर हो ही गया है। और जो फास्ट रिवीजन हम लोग का चल रहा था वो अभी ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो शुरू किया जाएगा। तो ये 48 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या पूछ रहा है, इसको देखा जाए। पूछ रहा है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पे पंक्ति दिया है और उसमें अलंकार पूछ रहा है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पे संदेह दिया है, भ्रांतिमान, प्रतीप और निदर्शना दिया है इसमें। तो इसमें भ्रांतिमान जो है हम लोग का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका दिया है कि जहाँ सत्य, यहाँ पे सत्यासत्य लिखा है, सत्य असत्य का ठीक निश्चय न होने के कारण उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन किया जाए, वहां संदेह अलंकार होता है। यहाँ पे संदेह अलंकार बताया है कि उसमें कंफ्यूजन रहेगा अभी। और भ्रांतिमान जो होता है उसमें समझ जाएगा कि ये यहाँ पे है ना कि बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, यहाँ पे समझ लेगा, लेकिन संदेह में कंफ्यूजन में भी रहेगा कि है क्या चीज। अब देखिए, सदृश्य के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार है। अब प्रतीप है, प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत, तो ये उपमा का उल्टा होता है प्रतीप। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, उपमान का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा से तुलना किया जा रहा है किसी के चेहरे का, तो चंद्रमा वहां पर उपमान हो जाएगा। तो उपमान को यहाँ पर लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। मतलब जिससे तुलना की जा रही है उसी को यहाँ पे लज्जित कर दिया जाएगा, पराजित बता दिया जाएगा या हीन दिखा दिया जाएगा, तो यहाँ पे प्रतीप हो जाएगा। ये उपमा का विपरीत होता है। जहाँ दो पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उपमान के द्वारा उनके संबंध की कल्पना की जाए, वहां निदर्शना अलंकार होता है। अब यहाँ पे निदर्शना क्या दिया है कि जहाँ दो पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी, मतलब दो पदार्थ एकदम भिन्न है, ठीक है, उपमान के द्वारा उनके संबंध की कल्पना की जाए, वहां निदर्शना अलंकार होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 49 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। फिर अलंकार ही पूछ लिया है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दिया है, दृष्टांत है, समासोक्ति है, विभावना है या विरोधाभास होगा। तो इसमें दृष्टांत सही हो जाएगा हम लोग का पहला वाला। अब दृष्टांत क्या है, जहाँ उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि जिसमें बिंब और प्रतिबिंब भाव होता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो बिंब प्रतिबिंब ध्यान रखना है। बिंब प्रतिबिंब भाव रहेगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, दृष्टांत हो जाएगा। जहाँ समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत यानी उपमेय से ही उपमान यानी अप्रस्तुत का भी ज्ञान कराया जाए, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए, कारण और कार्य के संबंध में चमत्कारपूर्ण कल्पना अर्थात कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। विभावना को सिंपल याद रखना है कि कारण के अभाव में कार्य होगा। ठीक है, कार्य हो जाएगा लेकिन कारण नहीं रहेगा। बिन पग चले सुने बिन काना होता है ना, उदाहरण है, तो उसको याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। अब फिर देखिए, दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न रहने पर भी, यहाँ पे ध्यान रखना है, विरोध न रहेगा उसके बाद भी विरोध की प्रतीति विरोधाभास अलंकार होता है, विरोध का आभास होगा। अब फिर देखिए अगला है 50 नंबर। माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा है। तो ये बहुत फेमस है माटी की मूर्तें। तो ये किसकी रचना है, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। रेखाचित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी का। और निराला का कुल्ली भाग बिलेसित बकरिया, ये सब फेमस है। महादेव वर्मा का भी है। अतीत के चलचित्र है। और क्या है, मेरा परिवार है, स्मृति की रेखाएं, नीचे सब दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रेखाचित्र संग्रहों में लाल तारा इनका फेमस है। लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर, ये सब ध्यान रखना है। महादेव वर्मा के महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र, ये इनका रेखा चित्र है। स्मृति की रेखा, ये रेखा चित्र है। और पथ के साथ ही जो है ये संस्मरण है, इनका ध्यान रखना है इसको, पथ के साथ ही। फिर है मेरा परिवार, ये भी इनका रेखा चित्र है। आदि महत्वपूर्ण रेखा चित्र संग्रह, मेरा परिवार जो है इसी में पशु पक्षियों के बारे में लिखी है महादेव वर्मा। निराला के
चतुरी चमार, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर व करिहा नामक रेखाचित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये सब रेखाचित्र किसके हैं? निराला जी के हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग का है 51 नंबर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध, ये जयद्रथ वध क्या है पूछ रहा है। इसको थोड़ा चौड़ा कर लिया जाए। क्या है पूछ रहा है। तो ये महाकाव्य है कि प्रबंध काव्य है कि खंड काव्य है कि इनमें से कोई नहीं है। तो ये खंड काव्य है। ये हम लोग का तीसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। खंड काव्य का अर्थ अंश या हिस्सा होता है। महाकाव्य का ही आंशिक रूप से अनुसरण करने वाली विधा खंड काव्य कही जाती है। खंड काव्य में कोई एक प्रसंग, घटना, किसी बड़ी कथा का एक अंश या किसी एक विषय वस्तु का वर्णन हो सकता है। मतलब कोई एक पार्ट रहता है, कोई स्टोरी है, उसका छोटा सा पार्ट रहेगा, खंड काव्य रहेगा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध एक खंड काव्य है, क्योंकि इसमें महाभारत की पूरी कथा न होकर केवल अर्जुन के द्वारा जयद्रथ के मारे जाने की घटना का ही वर्णन किया गया। इसमें पूरा महाभारत नहीं है, इसीलिए ये क्या है? खंड काव्य है। छोटा सा इसमें खंड बस है, उसी के बारे में वर्णन है। अब 52 नंबर क्या है हम लोग का कि हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? महाप्राण किसे कहा गया है हिंदी साहित्य में? तो महाप्राण कहा गया है निराला जी को। महाप्राण किसको कहा गया है? निराला जी को कहा गया है। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, इसकी रचना किसने की है? नाटक है ये दोनों। तो ये नाटक किसका है? ये राधाचरण गोस्वामी का है। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक निम्नलिखित हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक यहाँ पे दिया है, कौन कौन है? विद्या सुंदर है, रत्नावली है, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, ये राजशेखर की रचना है, उसी का अनुवाद है ये। भारत जननी है, मुद्रा राक्षस है, फिर दुर्लभ बंधु है, कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है दुर्लभ बंधु, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली। तो श्री चंद्रावली और सती चंद्रावली दोनों ध्यान रखना है। तो श्री चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र और सती चंद्रावली किसका है? राधाचरण गोस्वामी की रचना है। फिर है विश्वस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम योगिनी, ये सब इनके नाटक हैं। राधाचरण गोस्वामी के नाटक अमर सिंह राठौर एवं सती चंद्रावली हैं। बालकृष्ण भट्ट के नाटक नल दमयंती स्वयंवर, इनके नाटक ध्यान रखना है। ये नई रोशनी का विषय है, ये महत्वपूर्ण है। नई रोशनी का विष वृहन्नला नाम से है, वेड़ी संहार नाम से है, कलिराज की सभा ये भी फेमस है। शिक्षा दान, रेल का विकट खेल, बाल विधवा, ये सब इनके नाटक हैं। इसके बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं, ध्यान रखना है। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न क्या है। तो 54 नंबर में पूछ रहा है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा। मतलब कि कपड़ा पहनने के लिए नहीं है और पान खा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा? बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, या रोब डालना। तो इसमें झूठा दिखावा करना ये वाला सही हो जाएगा, दूसरा। फिर अगला है हम लोग का 55 नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? विट्ठलनाथ का शिष्य पूछ रहा है इसमें। तो सूरदास तो वल्लभाचार्य के थे, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो ये चतुर्भुज दास जो थे, विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। तो चतुर्भुज दास जो हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कृष्णदास और परमानंद दास और सूरदास, ये सब किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के थे। देखिए अब वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के नाम हैं। कुंभन दास जो थे सबसे बड़े अष्टछापी थे। ये कुंभन दास जो थे सबसे बड़े अष्टछापी थे, मतलब उम्र में सबसे बड़े थे। और सूरदास जो थे ये सबसे प्रसिद्ध थे अष्टछापी। परमानंद दास फिर हैं, फिर कृष्णदास हैं, ये चारों वल्लभाचार्य के हैं। फिर गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं। उसमें गोविंद स्वामी हैं, ये अष्टछापियों में पढ़े लिखे थे। पूछेगा कि अष्टछापियों में पढ़े लिखे कौन थे, तो गोविंद स्वामी थे। नंददास हैं, ये सूरदास के बाद फेमस थे सबसे ज्यादा नंददास, और सबसे छोटे भी थे, ये भी ध्यान रखना है। चित स्वामी हैं, फिर चतुर्भुज दास हैं। ठीक। तो इसमें पिता पुत्र भी थे। कुम्भन दास जो थे इनके पुत्र थे चतुर्भुज दास। हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि एक ही चीज है, बार बार हम लोग क्यों उसी को कहते हैं, क्योंकि वही चीज पूछ देगा उसमें से हम लोग का गलत हो जाएगा। तो पता है सबको, सब लोग जानते हैं कि कुम्भन दास के पुत्र थे चतुर्भुज दास, चाहे सबसे फेमस सूरदास थे।
और सबसे छोटे नंददास थे। लेकिन इसको हम लोग बार बार क्यों कहते हैं, क्योंकि भूले नहीं, कॉन्फिडेंस एकदम पूरा बन जाए, इसीलिए इसको बार बार बोला जाता है कि ये ऐसे थे। ठीक है, अब आगे देखिए 56 नंबर है। यहाँ पे है कि गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है, प्रथमा है कि द्वितीया है कि चतुर्थी है कि षष्ठी है। तो नमः स्वस्ति स्वाधा ये सब किस में आता है, चतुर्थी में आता है। चतुर्थी में और भी हैं विभक्ति जो सूत्र है प्रयोग होते हैं। तो रुच्यार्था नाम प्रियमाण एक है, ठीक है, और क्रुद्रु असूयार्था नाम ये भी है, स्प्रेयर स्थिति भी है। तो ये सब ध्यान रखना है, जो सूत्र हैं एकदम सब कन्फर्म रहना चाहिए कि कौन किस में है, चतुर्थी में कौन है, तृतीया में कौन है, इनांग विकार तृतीया में है, तो सब याद रहना चाहिए। देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलम वसट योगाच्य। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट इन अव्यय पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखिए 57 नंबर क्या है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों का अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यमक अलंकार कैसे होगा, बताया है कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, एक से अधिक बार प्रयुक्त होगा और उसका अर्थ अलग अलग हो, ध्यान रखना है उसका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक तेसव गुनी होता है ना, तो कनक का एक अर्थ उसमें धतूरा हो जाता है, कनक का सोना, तो दो बार है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष में क्या होता है कि एक ही शब्द रहेगा और उसके कई अर्थ हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो ये सब बेसिक है, सब क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं। खाने खाने नयन कौन अनुसरई, खाने खाने वसन धूर्तन भरई। ये पंक्ति किसकी है पूछ रहा है इसमें। तो ये विद्यापति की पंक्ति है। विद्यापति की पदावली रचना है ना, कीर्तिलता कीर्ति पताका, सब विद्यापति की रचना है। और पदावली लिखे तब फेमस हो गए पदावली की वजह से। और पदावली मैथिली में है, ध्यान रखना है इसीलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा गया। विद्यापति आदिकालीन कवि थे, ध्यान रखना है कि आदिकाल के कवि थे विद्यापति। अमीर खुसरो ये सब आदिकालीन कवि हैं। वल्लभाचार्य विठलनाथ और निम्बार्काचार्य भक्तिकालीन कवि थे। इस प्रश्न की पंक्तियां विद्यापति की हैं। विद्यापति की प्रसिद्ध कृतियां कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है और पदावली है। तो पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में लिखे हैं। देखिए 59 नंबर है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है। यहाँ पे नहीं पे फोकस करना है। अब ऐसे ही आ जाएगा, दिमाग में रहेगा कि भारत पाकिस्तान इसमें युद्ध है, ये पूछा जाता है बार बार, लेकिन ध्यान रखना है इसमें नहीं पूछ रहा है। तो नहीं पूछ रहा है तो क्या लगाया जाएगा, तमस में तो है ही, भीष्म साहनी की उपन्यास है ये, भीष्म साहनी का। आधा गांव है, राही मासूम राजा की रचना है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। तो आधा गांव में भी है, इसमें गंगौली गांव का वर्णन है, कितने पाकिस्तान में भी है। और ये राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल की रचना है, इसमें वो सब नहीं है, भारत पाकिस्तान का विभाजन के बारे में नहीं है। ये इसमें रंगनाथ एक रहते हैं, वो जाते हैं अपने मामा के यहाँ, उन्हीं की स्टोरी है। वहीं के गांव की राजनीति के बारे में इसमें बढ़िया से लिखा गया है राग दरबारी में। तो राग दरबारी में क्या है देखा जाए यहाँ पे। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास है, इसमें साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है। वह जीसी उपन्यास के पात्र हैं। कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर का है, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तमस भीम साहनी का एवं आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। तमस, आधा गांव एवं कितने पाकिस्तान उपन्यास में भारत पाकिस्तान विभाजन के विषय में उल्लेख किया गया है, लेकिन राग दरबारी में नहीं है। अब देखिए 60 नंबर क्या है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं। तो कसाईवाड़ा ये किसकी कहानी है, ये शिवमूर्ति की कहानी है। और इनकी और कहानियां हैं, उनको भी ध्यान रखना है। इनकी कहानी है तिरिया चरित्र नाम से, ज़्यादा चौड़ा हो गया है, लिखने में दिक्कत हो रहा है इससे। इनकी और कहानी किस नाम से है, तिरिया चरित्र, तिरिया चरित्र नाम से है इनकी कहानी। ये बहुत लंबी कहानी है इनकी। और तिरिया चरित्र हो गई, और है श्री उपमा जोग नाम से इनकी कहानी है।
और फिर केसर कस्तूरी है, भरतनाट्यम है, ये सब ध्यान रखना है। ये कहानी एक बार पूछा है तो फिर पूछ सकता है। अब आगे देखा जाए इसमें 61 नंबर हम लोगों का। तो 61 नंबर में क्या पूछ रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। पंक्ति किस संत कवि की है? तो ये तो बहुत फेमस पंक्ति है, ये रैदास की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है। संत वाणी सीरीज के अंतर्गत रैदास की रचनाओं का संकलन रविदास की वाणी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। ये भी ध्यान रखना है कि इनके 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में है। रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं जो उसमें इनका नाम भी है, किंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है। कबीर की प्रसिद्ध रचना बीजक है, दादू दयाल की रचनाएं हरडेवाड़ी, अंगवधु, ये सब हैं दो रचनाएं। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न क्या है? रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब अली खां जो थे इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे दादू दयाल। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरडेबाड़ी शीर्षक से प्रस्तुत किया। ध्यान रखना है, दो चीज इसमें ध्यान रखना है कि दादू दयाल की रचना हरडेबाड़ी नाम से है, तो ये उसका संकलन कौन किया है? संत दास और जगन्नाथ दास। ठीक। उसके बाद क्या है, कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंकवधु नाम से किया। तो इसका अंगवधु नाम से पूछेगा तो रज्जब लगाया जाएगा। रचना पूछेगा तो दादू दयाल की। अंगवधु किसकी रचना है? तो दादू की, हरडेवाड़ी दादू की है। लेकिन अंग पूछेगा कि अंकवधु का संकलन किसने किया है, संपादन किसने किया है, ऐसे पूछेगा तो किसको बताया जाएगा? रज्जब को बताया जाएगा। अब देखिए दादू के प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास। ये सुंदरदास वही हैं जो बहुत पढ़े लिखे थे। प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन आदि। अब अगला प्रश्न हम लोग का है 63 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। शुद्धाद्वैतवाद तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, ठीक है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है और वल्लभाचार्य का क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है। और विष्णु स्वामी यहाँ पे नहीं होंगे, इसमें जो दिया है गलत दिया है, क्योंकि वल्लभाचार्य फेमस है ज्यादा, तो वल्लभाचार्य को लगाया जाएगा। इसमें चौथा नहीं होगा, तीसरा होगा। तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, मध्वाचार्य द्वैतवाद के, इनका ब्रह्म संप्रदाय भी जाना गया उस नाम से भी। के वल्लभाचार्य एवं विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो विष्णु स्वामी यहाँ पे नहीं, वल्लभाचार्य को ध्यान रखना है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य थे। इन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनकी मान्यताओं को ही वल्लभाचार्य जी ने ग्रहण किया, जो प्रमुख भक्त एवं आचार्य माने जाते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है कि कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। ये बार बार पूछता है कंफ्यूजन करने के लिए। सोचते हैं लोग कि सूरदास कृष्ण के बारे में लिखे ही हैं, तुलसीदास को तो उतना सब लोग जानते हैं कि राम भक्त है, तो कैसे लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। तो इसमें दोहावली है, कवित्र रामायण, इसको कवितावली कहा गया है, गीतावली है, रामचरितमानस फेमस है ही, रामाज्ञा प्रश्न है, रामाज्ञा प्रश्नावली इसको कहा जाता है, विनय पत्रिका है, राम ललनाचु है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, ये है। इसी को कृष्ण गीतावली पूछा गया है ऊपर। अब फिर आगे है सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूर सागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी। नंददास की प्रमुख कृतियां इस प्रकार की हैं: रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भगवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला आदि। ये सब नंददास की रचनाएं हैं। अब देखिए आगे 65 नंबर प्रश्न क्या है हम लोगों का। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है, किस भाषा में है? ये पूछ रहा है। तो विनय पत्रिका इनकी ब्रज भाषा में है। दो ही भाषा में लिखे हैं, या तो अवधी या तो ब्रज। तो ब्रज भाषा में इनकी रचना है विनय पत्रिका। तुलसीदास की रचनाओं में विनय पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है। इस काव्य ग्रंथ में 279 पद हैं। ध्यान रखना है कि 279 पद हैं, ये भी पूछा जाता है, तथा ब्रजभाषा में लिखी गई है। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। बहुत बड़ी बात कर दिया यहाँ पे कि राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़िए, अगर तुलसीदास को जानना है तो विनय पत्रिका पढ़िए।
इस ग्रंथ का प्रधान रस है शांत, शांत रस इसका प्रधान रस है। अब है 66 नंबर, भव निबंध के लेखक हैं। तो सब ये इस टाइप का निबंध कौन लिखते थे? भव, बात, मुच, ये सब प्रताप नारायण मिश्र लिखते थे ऐसे निबंध। तो हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के लिए विषय की कोई सीमा नहीं थी। देखिए, धोखा नाम से लिखे हैं खुशामद, आप, बात, दांत, भव, नारी और मुच। ये शायद बात नाम से जो है इनका लगा हुआ है यूपी बोर्ड में, 6, 7, 8 किसी में जरूर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। बात नाम से इनका निबंध जो है। परीक्षा, ह, द, समझदार की मौत, ये भी ध्यान रखना है, समझदार की मौत है, ये भी ध्यान रखना है, एक निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। मनोयोग आदि अनेक विषयों को लेकर इन्होंने अपनी मौज में सार्थक बातें कही हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, ये सब देखिए जो सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। सच्ची वीरता नाम से है इनका, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, ये सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। इंटरव्यू मुफ्त लाल का होना, यह हरिशंकर परसाई की रचना है। डिप्टी कलेक्टर, सदाचार की ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, एक ही में है विकलांग श्रद्धा का दौर। वैष्णव की फिसलन, निंदा रस, निंदा रस ये हरिशंकर परसाई, ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। फिर आम्र मंजरी, हिंदू धर्म और संस्कृति, विद्यानिवास मिश्र के सब हैं। आंगन का पक्षी और बंजारा मन, ये विपद गायन, नर नारायण, मैंने सिल पहुंचाई, विश्वविद्यालय और न्यायालय, हिंदी का विभाजन, विवाह धूम, नई पीढ़ी की बेचैनी, भारतीय संदर्भ, ये भारतीय संदर्भ अलग होना चाहिए। रीति विज्ञान ध्यान रखना है, ये पूछा गया है कहीं, विद्यानिवास मिश्र की रचना है रीति विज्ञान। परिधि और प्रयोजन, काव्य भाषा और काव्येतर भाषा, सादृश्य विधान, प्रलय की छाया, इस नाम से जयशंकर प्रसाद की रचना भी है। वैलूर की कलात्मकता, मलय के अंचल में, विद्यानिवास मिश्र के निबंध है। तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं ललित निबंधकार हैं, उनके निबंध ध्यान रखने हैं, ज्यादा निबंध लिखे भी हैं ये। अब 67 नंबर है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रानंदन पंत। तो चिरगांव माखनलाल, अरे सॉरी, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। माखनलाल चतुर्वेदी का तो बाबई मध्य प्रदेश है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निहालपुर प्रयागराज, और पंत का अल्मोड़ा। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। ये द्विवेदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। गुप्त जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारती, विष्णुप्रिया और ये सब आदि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के गांव बाबई में हुआ था। तो इनकी रचना हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी, इसमें साहित्य अकादमी मिला है। इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। सुभद्रा जी का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। कविवर पंत का जन्म उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश उस टाइम रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा के कौसानी ग्राम में हुआ था, अब उत्तराखंड ध्यान रखना है। 68 नंबर प्रश्न क्या है? ये मिलान करना है। अभी प्री प्रवास किसकी रचना है? ये हरियार जी की रचना है, तो यहाँ पे आ जाएगा। रंग में भंग किसकी रचना है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की रचना। मृत्युंजय रायदेव प्रसाद पूर्ण, और पथिक है रामनाथ त्रिपाठी की रचना। तो ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3 2 में दिया है। फिर बी का हो जाएगा 1, 1 का 3, बी का 1, ये वाला हो जाएगा तीसरा वाला सही। मैथिली शरण गुप्त के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, चंपू काव्य है यशोधरा, द्वापर, जय भारत, जय भारती वहां पे लिखा था, जय भारत ध्यान रखना है, विष्णुप्रिया आदि। गुप्त जी की प्रथम पुस्तक रंग में भंग, ये 1909 है, ये प्रकाशन 1909 में हुआ। रामनाथ त्रिपाठी की कृतियां मिलन, पथिक एवं स्वप्न है। हरिऔध के काव्य ग्रंथ हैं, ध्यान रखना है, हरिऔध जी की रचना है। प्री प्रवास है इनका पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोल चाल नाम से लिखे हैं, रस कलश तथा वैदेही वनवास, ये प्रसिद्ध है इनके। रायदेव प्रसाद पूर्ण, धाराधर धावन,
शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद किया। स्वदेशी कुंडल में इनकी देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियां संग्रहित हैं। ध्यान रखना है 52। अब देखिए 69 नंबर है प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया, तो एडविन आर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नाम से रचना की, उसका बुद्धचरित नाम से किसने अनुवाद किया है ब्रजभाषा में, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसको कर लिया जाए क्या? तो ये पूछ रहा है कि किस भाषा में किए हैं, खड़ी बोली में किए हैं कि अवधी में कि ब्रजभाषा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि ब्रजभाषा में किए थे, यही ठीक है। तो ब्रजभाषा में किए हैं। अब 70 नंबर है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्त किस साहित्यकार की है? तो ये किसकी है पूछा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा भाषियों को अन्य भाषाओं के साहित्य की गरिमा से परिचित करा रहे थे और अपने देश की अन्य भाषाओं के साहित्य से हिंदी साहित्य का तालमेल भी बैठा रहे थे। उन्होंने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा। द्विवेदी युग ने प्रधानतः ज्ञानार्जन की ही साधना की है की। अब 71 नंबर है, भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है ही। ये अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनवगुप्त का है। भोगवाद या भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक का है। और अनुमितिवाद जो है ये शंकुक का है। शंकुक। चारों याद रखना है, पूछा जाता है ये बार बार। आचार्य भट्टलोलट के सिद्धांत को मुख्यतः उत्पत्तिवाद कहा जाता है। आचार्य शंकुक के मत को अनुमितिवाद कहा जाता है। आचार्य भट्टनायक के सिद्धांत को भोगवाद कहा जाता है। रस सिद्धांत के इस सूत्र को आचार्य अभिनवगुप्त ने दूसरी तरह से समझाया है। उनके अनुसार विभावानुभाव संचारी व्यंजना व्यापार है, निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। अब देखिए शांत रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, तो इसका निर्वेद होता है। रति श्रृंगार का होता है, शोक किसका होता है? इसमें यहाँ पे नीचे दिया होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, हाँ करुण का शोक होता है, याद नहीं आ रहा था ऊपर। अब देखिए रौद्र रस का क्रोध, वीरस का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा यहाँ पे रहेगा, जुगुप्सा मतलब घृणा जो होता है, अद्भुत का विस्मय एवं शांत रस का निर्वेद। अब देखिए 73 नंबर है, संचारी भावों की संख्या मानी गई है, तो संचारी भाव कितने माने गए हैं? 33। अब यहाँ पे सब गिनाया जाएगा। देखिए संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्मृति, धृति, विरीड़ा, चंचलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, उत्सुकता, निद्रा, अपस्मार। ये पूछा गया था, अपस्मार क्या है? संचारी भाव है, ध्यान रखना है। शुभ, विबोध, अमर्ष, अभित्य, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, ये सब है। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि आचार्य भानुदत्त ने, रसमंजरी वाले भानुदत्त हैं, ने छल के नाम से 34वें संचारी भाव का उल्लेख किया है। तो 34वां संचारी भाव छल जो है किसने बताया? भानुदत्त ने बताया। हिंदी में आचार्य शुक्ल जी चकपकाहट को संचारी भाव जैसा मानते हैं। अब है अगला प्रश्न 74 नंबर, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो ये वामन। औचित्य जो संप्रदाय छिमेंद का है, और वक्रोक्ति कुंतक का है, और भरत मुनि का रस संप्रदाय है। अलंकार संप्रदाय भामा का है। संस्कृत साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य वामन ने किया था। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा पर विचार करते समय रीति संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया। आचार्य वामन ने रीति की परिभाषा देते हुए कहा, विशिष्ट पद रचना रीति। ये पूछा जाता है, विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? तो वामन। अर्थात विशेष प्रकार की पदरचना को रीति कहते हैं। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। कुंतक का वक्रोक्त संप्रदाय एवं छिमेंद्र का औचित्य संप्रदाय है। अब अगला प्रश्न है हम लोग का 75 नंबर, ज्यो ज्यो पटु झटकति हठति हसति नचावत नैन, त्यों त्यों निपट उदारहूँ फगुआ देत बैनन बनय न। पता नहीं क्या पंक्ति है, बनय न। अच्छा ये मिल जाएगा,
नैन है, यहाँ पे बनैन है, यहाँ पे ये वो को अलग करेंगे तो बनैन हो जाएगा, फिर से नैन आ जाएगा। पूछ रहा है कि पंक्ति में कौन सा अनुभाव है। यहाँ पे उस सबसे मतलब नहीं है, उनको अनुभाव पूछ रहा है। तो क्या है, हंसती नचावत नैन, मतलब कि नचावत नैन यहीं से पकड़ में आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाचिक होगा कि कायिक होगा कि मानसिक होगा कि सात्विक होगा, तो कायिक होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया है कि नायकादि का किसी भाव व्यापार के वशीभूत होने पर शरीर के विविध अंग प्रत्यंगों की सहज चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहा जाता है। काव्य में नायकादि का किसी भाव व्यापार के वशीभूत होकर वाणी द्वारा उसकी अभिव्यक्ति को वाचिक अनुभाव कहते हैं। भाव के संसूचनात्मक विकार रूप अनुभाव सात्विक कहे जाते हैं। सत्व का संबंध मन से है। कितना नंबर प्रश्न था ये, 75 नंबर। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न क्या है। घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा खुशी मनाना। फिर है 77 नंबर, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित होना। तो पहला वाला सही हो जाएगा। सुंदर वस्तु में और गुण होता है तो उसको कहा जाता है कि सोने में सुगंध है। यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा कट गया है। यहाँ पे है कि आंख, आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब होता है मूर्ख धनी। आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब मूर्ख धनी होता है। 79 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन है इसमें पूछ रहा है। तो भौरा का तो भ्रमर होता ही है। भौरा जो है कि तद्भव है, इसका भ्रमर तत्सम हो जाता है। जेठ जो है इसका ज्येष्ठ हो जाता है। ठेस जो है ये देशज है, ध्यान रखना है। क्या है ये, देशज है ये। ठेस जो है ये देशज है। और तो इसमें पूछ रहा है कि तत्सम क्या है, तो ये मेघ हो जाएगा, तत्सम सही हो जाएगा ये वाला, पहला वाला। अब 80 नंबर है, यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं, खचाखच है, मुरलीधर है, टिकटघर है, सांप है। ठीक, तो इसमें पकड़ना है कौन क्या है। तो इसमें देखा जाए तो टिकट घर जो है, टिकट घर क्या है, दो मिल जाते हैं, जब दो भाषा के शब्द मिल जाते हैं तो शंकर कहा जाता है, तो ये शंकर हो जाएगा। मुरलीधर जो है तो रूढ़ यौगिक योग रूढ़, मतलब बहुब्रीहि समास जो होता है वो योग रूढ़ होता है, तो मुरलीधर योग रूढ़ हो जाएगा। और यहाँ पे सांप जो है, सांप जो है इसका सर्प होता है, तो सांप क्या हो जाएगा, यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। और खचाखच जो है ये देशज हो जाएगा। यानी कि सी का हो जाएगा 4 नंबर और बी का पहला वाला, तो बी का पहला वाला हो जाएगा और सी का चौथा, तो ये वाला दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 81 नंबर प्रश्न क्या है, किंग किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। तो ये हम लोग अगर जो लोग देखे होंगे रामायण, तो जब राम जी को जाना होता है वन में, तो जनक जी से पूछा जाता है कि क्या किया जाए, उन कुछ बताए, उनको बताएं राम जी को कि क्या करें राम जी, जाएं कि नहीं जाएं। बाद में शायद जब मिलने जाते हैं तब कुछ ऐसा होता है, तो वही कहते हैं कि मैं इस टाइम जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, प्रसंग जो भी रहा हो, लेकिन वो कहते हैं कि मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, मतलब कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। तो जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, तो उसको क्या कहा जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। हम देखें रामायण तो हमको याद आ गया, उसी में से है ये। जब हम लोग छोटे थे तो सोचते थे कि लड़ाई वाला सीन आ जाए जल्दी से महाभारत में चाहे रामायण में, लेकिन अब ये रहता है कि संवाद सुनने में बहुत मजा आता है। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न क्या है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। अंत्यज का अर्थ पूछ रहा है। तो अंत्यज का मतलब होता है कि जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में हुआ हो उसको क्या कहा जाता है, अंत्यज कहा जाता है। तो 82 का हो जाएगा हम लोग का तीसरा सही। फिर है
83 नंबर बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बहुज्ञ का मतलब ये है कि जो बहुत जानकार हो, उसको बहुज्ञ कह दिया जाएगा। तो इसमें पहला वाला हो जाएगा। 83 के बाद है हम लोगों का 84 नंबर। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस का पर्यायवाची क्या होता है? तीर होगा तो तीर तो होगा नहीं, प्रत्यंचा भी नहीं होगा, धनुष तो होगा नहीं, ये इसमें निसंग हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है कि तर्कस का पर्यायवाची क्या होगा, निसंग होगा। अब आज का हम लोगों का लास्ट प्रश्न है। अब एक दिन और देखा जाएगा, 2010 वाला हम लोगों का खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 85 नंबर पूछ रहा है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तरुणी तो होता ही है, प्रमदा भी होता है, ललना भी होता है, लेकिन ललाम नहीं होता है। ललाम का तो सुंदर होता है, तो ललाम नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि नारी होगा, प्रिया होगा, अबला होगा, वनिता होगा, महिला होगा, रमणी होगा, कामिनी होगा। ये भगनी का मतलब बहन होता है, ये यहाँ पे दे दिया है। फिर भार्या होता है, ललना, वामा, आर्या, कांता, अंगना, प्रमदा, कलल, सुंदरी। स्त्री की पर्यायवाची, स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सब स्त्री का पर्यायवाची है। तो आज का हम लोग का हो गया काम समाप्त। 85 नंबर। हम इतना दिन, एक महीना लगभग छूट गया था, हम भी घर चले गए थे। हम लोग का भी बीएड का एग्जाम हो रहा था, तो उसके लिए चले गए थे, तो इसीलिए सब छूट रहा था। और एग्जाम रेगुलर थोड़ा रहते, अगर ये लोग एग्जाम कराएंगे टाइम से, तब हमेशा डेट ही टल रहा है इन लोगों का। लेकिन अब जो हो सके अगस्त में शायद होने वाला है, तो हो जाएगा अगस्त में। अब ज़्यादा नहीं टाला जाएगा। ठीक है। तो अब देखा जाएगा, अगला जो है इसमें पूरा हो जाएगा। अगला 2010 वाला हम लोग का पूरा हो जाएगा अगले पार्ट में।